हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वी एक्सप्लेन और आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ अलग। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टोरी 2019 में रिलीज हुए और गेम ऑफ द ईयर अवार्ड के विनर सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस। इस गेम को फ्रॉम सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है जिसने डार्क सोल्स और डीमन सोल्स जैसे पॉपुलर गेम्स रिलीज किए हैं। अगर आप गेमर हैं तो आपको पता ही होगा कि ये गेम्स अपने डिफिकल्टी के लिए जाने जाते हैं और सेकिरो भी इनमें से कोई डिफरेंट नहीं। डार्क सोल सीरीज के कंपैरिजन में सेकिरो की स्टोरी काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस की स्टोरी फ्यूडल एज जापान में सेट है। स्टोरी का मेन फोकस आशिना नाम का समुराई किंगडम है। गेम के ओपनिंग कटसीन से ही हम देखते हैं कि आशिना वॉर में इंगेज्ड है और ईशिन वॉर जीत के आशिना पे कब्जा कर लेता है। समुराइज के ही बीच में शिनोबीज या फिर निंजाज भी रहते हैं। हाँ नहीं, ये आपके टिपिकल हॉलीवुड वाले निंजाज नहीं हैं, बल्कि ये कुछ इस टाइप के निंजाज हैं। हम देखते हैं आउल को, जो कि शिनोबीज का लीडर है। उसे बैटलफील्ड में एक लड़का मिलता है जिसके माँ बाप वॉर में मारे गए हैं। आउल उसे अडॉप्ट कर लेता है और नाम देता है वुल्फ। समुराइज शिनोबीज को अपने इक्वल नहीं समझते। वो कहते हैं कि शिनोबीज में कोड ऑफ ऑनर नहीं होता और वो फाइट जीतने के लिए कोई भी डर्टी ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। शिनोबीज जनरली किसी मास्टर को ही सर्व करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर वुल्फ का मास्टर कुरो है, जो कि हिराता क्लैन को बिलोंग करता है और एक एंशियंट ब्लड लाइन से आता है। हम कुरो के बारे में आपको थोड़ी देर में और बताएंगे क्योंकि वो खुद स्टोरी का सेंटर पीस है। आउल वुल्फ से कहता है कि शिनोबीज के 3 आयरन क्लैड रूल्स हैं। पहला, पेरेंट की बात एब्सोल्यूट है। दूसरा, मास्टर एब्सोल्यूट है, अपनी जान देकर भी अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करो। और तीसरा, फियर इज एब्सोल्यूट, अगर एक बार बैटल हार भी जाओ तो भी रिवेंज ज़रूर लो। फिर हम देखते हैं कि वुल्फ एक खाई नुमा कुएं में पड़ा हुआ है। उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि उसके अंदर कुछ भी करने की विल खत्म हो चुकी है। तभी ऊपर से एक औरत एक लेटर नीचे गिराती है। लेटर से उसे पता चलता है कि उसका मास्टर कुरो कहाँ है और वुल्फ को उसे बचाना होगा। लेटर से उसे अपनी जिम्मेदारियों की याद आ जाती है और हम उसे लेकर कुरो तक पहुँच जाते हैं। वो हमें देख के बहुत खुश होता है और वुल्फ को उसकी सोट देता है। वो उससे कहता है कि आशिना रिजर्वॉय के पास एक सीक्रेट रास्ता है जहाँ से कि वो दोनों भाग सकते हैं। वुल्फ आगे जाके रास्ता क्लियर करता है और कुरो की दी हुई रीड विसल बजा के उसे बुला लेता है। लेकिन आगे जाते ही हमारा सामना आशिना के प्रिंस गेनिचिरो से होता है। उसके साथ हमारी फाइट होती है और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीते या हारे, क्योंकि इस फाइट में वुल्फ अपना एक हाथ गंवा बैठता है। उसे वहीं छोड़ के गेनिचिरो कुरो को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम डिलैपिडेटेड टेम्पल में उठ जाते हैं जहाँ की एक स्कल्प्टर रहता है। वो बुद्धा की स्टैचूज बनाता है और हमें एक प्रोस्थेटिक आर्म देता है। गेम में आगे जैसे जैसे नए वेपन्स अनलॉक होते जाएंगे, आप अपने प्रोस्थेटिक आर्म में उन्हें लगा सकते हैं। खैर, टेम्पल के बाहर ही हमारी मुलाकात एमा से होती है, जो कि एक डॉक्टर है और वो ईशीन के ऑर्डर पे हमारी हेल्प करने के लिए आई है। स्टार्टिंग में कुएं के ऊपर से उसने ही वो लेटर हमें दिया था। अब वुल्फ का मिशन है किसी भी तरह से कुरो को खोजना और उसे बचाना। वैसे तो गेम आपको किसी भी लोकेशन पर जाने देता है, लेकिन हम आपको स्टोरी लीनियर और स्ट्रेट वे में ही बताएंगे। गेम में एक लोकेशन पे जाने पे हमें एक औरत मिलती है जो कि हमें एक बेल देती है। उस बेल को लेकर जब हम स्कल्प्टर के पास जाते हैं तो हमें उसे बुद्धा के स्टैचू को चढ़ाने के लिए कहता है। वो बोलता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर बुद्धा उसे सब कुछ याद दिला देंगे। फिर एक कट सीन आता है जिसके बाद कि हम लोग कई साल टाइम में पीछे चले जाते हैं। हमारे सामने ही हिराता स्टेट के इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। वहाँ पे बैंडिट्स ने अटैक कर दिया है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये सब कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्री करवा रही है, जो कि ईशीन को डिथ्रोन करना चाहती है। ये करके वो लोग आशिना पे अपना पावर वापस जमाना चाहते हैं। यहाँ हमारा सामना शिनोबी हंटर और जोजू द ड्रंकर्ड से होता है। उन्हें हराने के बाद जब अंदर पहुँचते हैं तो हमें लेडी बटरफ्लाई मिलती है। लेडी बटरफ्लाई वुल्फ की मास्टर थी और उसने कई साल तक वुल्फ को शिनोबी आर्ट्स में ट्रेन किया था। अपेरेंटली वो भी इस अटैक के पीछे रहती है और वुल्फ को चैलेंज करती है। एक बेहद ही टफ फाइट के बाद जब हम उसे फाइनली हरा देते हैं तो कटसीन में हमें कुरो दिखता है, जो कि अकेला था और रो रहा था। हम उसके पास जाते इससे पहले ही कोई हमें पीछे से तलवार भोंक देता है और वुल्फ ऑलमोस्ट मर जाता है। तभी उसे कुरो की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बोलता है कि वुल्फ उसका ब्लड ले ले और फिर से उठ जाए। अब हम आपको बताते हैं कि कुरो स्टोरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों गेनिचिरो उसके पीछे पड़ा हुआ है। कुरो को द डिवाइन एयर बुलाया जाता है क्योंकि इस स्टोरी में एक डिवाइन ड्रैगन है जिसके पास इमॉर्टैलिटी की पावर है और वो अपने एयर चुनता है। इन एयर का ब्लड बहुत ही पोटेंट है और अगर एयर अपनी मर्जी से किसी को ये ब्लड दे दे तो वो बंदा भी इमॉर्टल हो जाता है। क्योंकि आशिना इस टाइम वॉर में है तो गेनिचिरो चाहता है कि कुरो अपना ब्लड यूज़ करके सारे ट्रूप्स को
और उसको इमॉर्टल कर दे ताकि वो लोग बड़े ही आराम से वॉर जीत जाएं। लेकिन कुरो को ये पावर बिल्कुल नहीं चाहिए। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहना चाहता है और उसे ये पावर एक बोझ की तरह लगती है जो कि उसके कंधे पे उसे पूछे बिना डाल दिया गया। लेकिन क्योंकि उसकी और वुल्फ की बॉन्डिंग इतनी गहरी है, इसलिए वो उसके ऊपर अपनी पावर यूज़ करता है और वुल्फ को इमॉर्टल कर देता है। ये गेम का एक्चुअल प्रोलॉग है, क्योंकि एक्चुअल में हिराता स्टेट के इवेंट्स के बाद ही वुल्फ को रोग शिनोबी घोषित करके कुएं में डाल दिया गया था। अब कुरो को बचाने के लिए वुल्फ आशिना कैसल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में कई सारे मिनी बॉसेस हैं, लेकिन हम उन सबको मेंशन नहीं करेंगे। ग्योबो ओनिबा को हरा के हम लोग कैसल प्रेमिस में घुस जाते हैं। कैसल में इन्फिल्ट्रेट करने से पहले वुल्फ को कुरो का एक मैसेज मिलता है। कुरो कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि वुल्फ उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वो कहता है कि वो अपनी रीड विसल बजा के वुल्फ को इशारा करेगा। इन्फिल्ट्रेट करने के बाद हम आशिना एल्डर से लड़ के कैसल के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। कटसीन में गेनिचिरो कुरो को फिर से अपना ब्लड यूज़ करने के लिए कह रहा होता है। तभी कुरो अपनी रीड विसल बजाता है और वुल्फ रूफटॉप पे आ जाता है। इसके बाद गेनिचिरो और वुल्फ के बीच में फाइट होती है और वुल्फ उसे मार देता है। लेकिन तभी वो फिर से उठ जाता है और एक ड्रिंक पीता है। एमा से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही कंसनट्रेटेड वाटर ऑफ रिजुविनेशन है जो कि सेम्पो टेम्पल के मॉन्क्स ने क्रिएट किया था। ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ इमॉर्टैलिटी वाटर था। गेनिचिरो वुल्फ को बाद में देख लेने की धमकी देके वहाँ से भाग जाता है। इन सब इवेंट्स से कुरो बहुत दुखी होता है और वुल्फ को बताता है कि वो उससे पहले वाले डिवाइन एयर की डायरी पढ़ रहा था, जहाँ पे कि उसने इस पावर से छुटकारा पाने का तरीका बताया है। लेकिन ये तरीका कुरो की डेथ से ख़त्म होता। वुल्फ ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहता, लेकिन कुरो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इस कर से आज़ाद होने में हेल्प करे। इस टेक्निक को इमॉर्टैलिटी सेवरेंस बुलाते हैं और इसके लिए पहले कुछ आइटम्स को जुटाना होगा। इनमें से एक मॉर्टल ब्लेड था। लेजेंड है कि मॉर्टल ब्लेड से ही सिर्फ किसी भी इमॉर्टल बीइंग को मारा या घायल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई मॉर्टल ब्लेड को ड्रॉ करता है वो मर जाता है। मॉर्टल ब्लेड की लोकेशन जानने के लिए वुल्फ इशीन के पास पहुंचता है, जो उसे बताता है कि मॉर्टल ब्लेड सेम्पो टेम्पल में है। उसे वहाँ पे मॉन्क्स ने लॉक करके रखा हुआ है। सेम्पो टेम्पल के मॉन्क्स अपने पास से भटक चुके हैं और इमॉर्टैलिटी की खोज में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो सारे के सारे करप्ट हो गए हैं। वहाँ पहुँचने पे हम डिवाइन चाइल्ड ऑफ रिजुविनेशन से मिलते हैं। काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद टेम्पल के मॉन्क्स ने आर्टिफिशियल डिवाइन एयर क्रिएट कर दिया था। एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने अनगिनत बच्चों को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया और लास्ट में सिर्फ ये बच्ची ही बची। टेम्पल में रोम करते टाइम आपको बच्चों की बॉडीज़ दिख जाएंगी। कुरो की तरह ये भी इस पावर को नहीं चाहती और उसे बचने का कोई सोल्यूशन चाहती है। जब वुल्फ उसे इमॉर्टैलिटी सेवरेंस के बारे में बताता है तो वो उसे मॉर्टल ब्लेड देती है। उसे ड्रॉ करते ही वुल्फ मर जाता है, लेकिन क्योंकि अब उसके पास कुरो की पावर है इसलिए वो फिर से ज़िंदा हो जाता है और अब मॉर्टल ब्लेड यूज़ कर सकता है। जब हम लोग ये सारे मिशंस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में सेंट्रल मिनिस्ट्री अपने स्पाइस और अटैक्स को और तेज़ कर देती है। इसी एक मिशन में हमें टेंगो ऑफ आशिना मिलता है, जो कि वुल्फ को सेकिरो नाम देता है। सेकिरो का मीनिंग वन आर्म्ड वुल्फ होता है। फिर हमें साकुरा का फूल चाहिए होता है। हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा एप उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वुल्फ उसे लड़ता है और मॉर्टल ब्लेड का यूज़ करके उसे मार देता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर एक सेंटीपीड रहता है, जिसे मारने पे ही वो एप पूरी तरह से मरता है। ये सेंटीपीड असल में सेम्पो टेम्पल ने बनाया है और इसी से वो लोग इमॉर्टैलिटी दे रहे थे। फूल लेकर जब हम लोग कुरो के पास वापस जाते हैं तो कटसीन में देखते हैं कि आउल कुरो से बात कर रहा है। वो कुरो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। वो आउल से कहता है कि वो भी अब करप्ट हो चुका है और इमॉर्टैलिटी पाना चाहता है। तभी वुल्फ एंट्री करता है और कुरो को अंदर जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद आउल वुल्फ को शिनोबी आयरन कोड के बारे में बोलता है और हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, फादर की बात मानना या फिर अपने मास्टर की। ये गेम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये चॉइसेस गेम की एंडिंग्स डिसाइड करेंगी। गेम में टोटल 4 एंडिंग है और अगर वुल्फ यहाँ पे फादर की बात मान लेता है तो हम शुरा एंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें वुल्फ कुरो, एमा, इशिन और एंड में आउल को भी मार देता है और पावर से करप्ट हो जाता है। इस गेम में शुरा उन लोगों को कहा जाता है जो वॉर और बैटल के ब्लडलेस से करप्ट हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन यानी कि मास्टर की बात मानने वाले ऑप्शन को चूज़ करने से हमारे पास आगे 3 एंडिंग्स में से कोई एक चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। कुरो को प्रोटेक्ट करने के ऑप्शन को चूज़ करने पे आउल हम पे अटैक कर देता है और वुल्फ वर्सेस आउल होता है। हमें आउल को हराना होता है और ऐसा करने के बाद इमॉर्टल सेवरेंस की एंडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद के मिशंस और ऑप्शंस डिफरेंट एंडिंग से जुड़े हैं, जिनको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस की सारी एंडिंग्स हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो आते ही आप उसे देख सकें।
तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।